18 साल की जिया दुल्हन बनी सबको हैरान कर रही थी। जिसने भी उसका घूंघट उठाकर देखा बिना तारीफ किए नहीं रह सका। वो सच में बहुत प्यारी थी, पर कोई नहीं जानता था कि उसकी किस्मत कितनी भारी है। कुछ ही देर में उसका विवाह सौर्य प्रताप के साथ होना था। वही सौर्य प्रताप जो उसकी बहन पूनम का पति था। पूनम अपनी बेटी रिया को जन्म देते वक्त इस दुनिया से चली गई थी। ऐसी हालत में जिया के माँ बाप शैलेश और सुनीता जी ने अपनी छोटी बेटी को 30 साल के गुस्सैल और अक्खड़ सौर्य प्रताप से ब्याह देने का फैसला किया था। वो मासूम, जिसे अभी दुनिया की समझ भी ठीक से नहीं थी, एक बड़े घर की बहू बनने जा रही थी। एक तरफ लोग सौर्य प्रताप जैसे ताकतवर आदमी की पत्नी बनने पर जिया की किस्मत पर रश्क कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उसकी नाजुक उम्र देखकर कई लोग उसे दया की निगाह से भी देख रहे थे। सौर्य प्रताप पूरी तरह जवान मर्द था। उसके जज्बात भी बहुत तेज थे। पहले उसकी पसंद पूनम थी, उसे चाहता था, उसका ख्याल रखता था। दोनों की जोड़ी की खूब तारीफें होती थीं। कुछ लोगों की नज़र लग गई कि क्या हुआ, लेकिन बहुत अचानक रिया की डिलीवरी के वक्त पूनम को जोरदार ब्लीडिंग हुई और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। बहुत खून बह जाने और वक्त पर खून ना मिलने की वजह से वह सबको रोता छोड़कर चली गई। अभी पूनम को गुजरे सिर्फ 1 महीना हुआ था, लेकिन छोटी रिया की परवरिश सौर्य की माँ शांति जी अकेले पर नहीं छोड़ना चाहती थी। वो चाहती थी कि रिया को माँ का प्यार मिले। सौर्य जानता था कि कोई भी औरत किसी और की बच्ची को असली माँ की तरह नहीं चाह सकती, लेकिन बहुत मनाने के बाद वो इस बात पर राजी हुआ कि पूनम की छोटी बहन ही उसकी पत्नी बने। उम्र का फर्क 12 साल था, इसीलिए शैलेश और सुनीता जी पहले बहुत सोच में पड़ गए, लेकिन जिया ने खुद अपनी भांजी के लिए हामी भर दी और सौर्य प्रताप से शादी के लिए तैयार हो गई। विवाह मंडप में बैठकर जिया घबराई हुई थी। उसका दिल चाहा कि वह मना कर दे, लेकिन अपनी भांजी रिया की खातिर उसके मुंह से एक शब्द ना निकला। विवाह संपन्न हुआ। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देने लगे। बारात बहुत छोटी और सादगी भरी थी। अमर प्रताप जी ने भी सिर्फ अपने करीबी लोगों को ही बुलाया था। खाने पीने का भी अच्छा इंतजाम था। सुनीता जी बार बार समझा रही थी, शांति जी, मेरी बच्ची बहुत मासूम है, आपसे बस एक ही गुजारिश है, अगर उससे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। बाकी मैंने उसे सब समझा दिया है। वो रिया का ख्याल खुद से भी ज्यादा रखेगी, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। सुनीता जी के लहजे में रिक्वेस्ट थी, क्योंकि इस शादी के लिए उनकी खुद की रत्ती भर भी मर्जी नहीं थी, लेकिन शैलेश के मजबूर करने पर और जिया के खुद से हाँ कह देने पर ही वो राजी हुई थी। शांति जी ने उनके हाथ दबाकर कहा, अरे सुनीता, तुम बेफिक्र रहो। जिया ने जो इतनी बड़ी मदद की है हमारी, वो हम सारी उम्र नहीं भूलेंगे। हर किसी के बस की बात नहीं होती। शांति जी दिल की बहुत साफ और नेक औरत थी। जिया पहले भी उन्हें बहुत पसंद थी और अब तो बेटे की पत्नी बनने के कारण और भी ज्यादा अजीज लग रही थी। जिया की विदाई हुई और वह हवेली में सौर्य प्रताप के साथ चली गई। रास्ते में संध्या जी ने आंसू पोंछते हुए अपने पति शैलेश जी से कहा, मैं कह रही हूँ हमारी जिया खुश नहीं है। शैलेश जी ने भारी सांस भरी। वे खुद भी भीतर से बहुत परेशान थे। हवेली में इस वक्त बहुत सादगी से स्वागत हुआ। बस 1 महीना पहले ही इस घर की जवान बहू पूनम की मृत्यु हुई थी और वह भी सौर्य प्रताप की बेहद पसंदीदा। उनकी शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, पर इतना ही साथ लिखा था। जिया को सीधे सौर्य के कमरे में पहुंचा दिया गया। वह दुल्हन बनी अपनी गोद में रिया को उठाए हुए थी, उसे सीने से लगाए ऐसे जैसे वह उसकी सगी औलाद हो, उसकी बहन की बेटी नहीं, उसकी अपनी बेटी हो। रिया को सीने से लगाकर जिया ने उसके माथे पर हल्का सा सहलाया। वो नन्हा सा मुलायम प्यारा सा बच्चा किसी का भी दिल अपनी तरफ खींच लेता।
तभी शांति जी ने प्यार से कहा, बेटा रिया को आज मुझे दे दो, कल इसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगी। उन्होंने रिया को लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जिया ने तुरंत अपने हाथ थोड़ा पीछे खींच लिए। आंटी इसे रहने दीजिए, मैं संभाल लूंगी। वह रिया को किसी भी कीमत पर अपने से दूर नहीं करना चाह रही थी। शांति जी ने नरमी से समझाया, ठीक है बेटा, पर आज तुम्हारी पहली रात है और अच्छा नहीं लगता कि पहली ही रात। जिया ने उनकी बात काटते हुए कहा, नहीं आंटी, मैं यहाँ रिया के लिए आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज अभी इसी वक्त रिया मेरे पास ही रहे। कृपया आप मना मत कीजिए। शांति जी ने उसकी आंखों में उतरी जिद को देखकर धीमे से कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन आज की रात इसे बस मुझे दे दो। तुम जाकर जरा आराम कर लो। तुम्हारे कपड़े गहने सब ड्रेसिंग रूम में रखे हैं, जाकर देख लो। यूं तो पूनम की भी चीजें यहाँ मौजूद है, लेकिन तुम्हारे लिए सब कुछ नया लिया है मैंने, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि तुम्हें पूनम की उतरी हुई चीजें दी जा रही हैं। शांति जी ने रिया को अपनी गोद में लेते हुए जैसे बात साफ कर दी। उनके दिल में कई बातें चल रही थी। उतरन चीजों की होती है, इंसानों की नहीं, लेकिन यह बात वे दिल में ही कह पाई, जुबां पर नहीं ला सकी। रिया को लेकर वे जा चुकी थी और जिया कमरे के बीच खड़ी सब दिशा में नजरें दौड़ाकर शादी के बाद की व्यवस्था देख रही थी। 1 महीना पहले तक ये कमरा उसकी बहन का था। पूनम की शादी के बाद वह सिर्फ एक बार इस हवेली में आई थी और तब इस कमरे में मेहमान बनकर बैठी थी, और आज वही कमरा उसका था। उसे अपने माथे पर अचानक पसीना सा महसूस हुआ। जाने क्यों उसके सामने बहन की यादें जैसे जिंदा होकर खड़ी हो गईं। उसे वह दिन याद आया जब पूनम हंसते हुए बोल रही थी, जिया दिखाओ तो कैसा बना है। जिया उस वक्त लगातार 3 घंटे से पूनम का स्केच बना रही थी। जिया को बचपन से स्केचिंग का बहुत शौक था। वह किसी भी चीज को कैनवास पर ऐसे उतार देती जैसे वह सामने ही मौजूद हो। पूनम उसकी सबसे प्यारी मॉडल थी। पूनम की खुशियों के लिए उसने उस दिन एक खूबसूरत स्केच बनाया था, बस थोड़ा सा रह गया है, अब जरा भी मत हिलो। जिया ने हंसते हुए कहा और पूनम को फिर से ठीक जगह बैठा दिया। पूनम ने नकली गुस्सा करते हुए गर्दन पर हाथ रखकर कहा, यार जिया, पिछले 3 घंटों से तुमने मुझे यहीं जमा रखा है, मेरी तो कमर दुखने लगी है। बस हो गया, फिनिश्ड। अब देखो। जिया ने खुशी से उछलते हुए कैनवास को पूनम के सामने कर दिया। स्केच देखते ही पूनम की सांस अटक गई, जैसे वह खुद ही तस्वीर से बाहर आकर देख रही हो। आंखों की चमक, होठों की हल्की मुस्कान, चेहरे पर वही मासूमियत, सब कुछ हूबहू। जिया, तुम्हारे हाथों में सच में जादू है, ये कैसे कर लिया तुमने? पूनम हैरानी से स्केच को हाथ में थामे बोली। जिया की आंखों में चमक आ गई। अच्छा लगा आपको? पूनम ने पूरे जोश में कहा। अच्छा जिया, ये तो कमाल है, वाह, सच में यह तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जिया के चेहरे पर फैली मुस्कान उस दिन भी वैसी ही थी जैसी आज इस कमरे में सब याद करते हुए थी। बस फर्क इतना था कि तब अपने हाथों से बनाया गया स्केच सामने था। आज पूनम की याद और उसकी नन्ही रिया उसकी गोद की गर्माहट की तरह दिल में धड़क रही थी। तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो जिया, मेरी एक और ख्वाहिश पूरी करोगी? अचानक पूनम के मन में एक नई बात आई। आप आदेश करें दीदी, जिया मुस्कुराकर बोली। उम्र में वह पूनम से 5 साल छोटी थी, लेकिन पूनम उसे हमेशा अपने बच्चों की तरह ही दुलारती थी। तुम एक स्केच मेरे हस्बैंड का भी बनाओ, पूनम ने कहा। सौर्य प्रताप जी का? बिल्कुल नहीं, वो इतने गुस्से वाले हैं, 3 घंटे कौन उन्हें बैठाएगा? जिया ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए। अरे पागल, मैं उनकी फोटो दे दूंगी, फोटो से बना देना। पूनम ने हंसते हुए कहा, नहीं दीदी, फोटो से तो बन जाता है, पर असली एक्सप्रेशंस तभी आते हैं जब इंसान सामने बैठा हो। जैसे इस स्केच को देखें, इसमें आपके असली एहसास, जज्बात नजर आ रहे हैं और ये महसूस भी होता है कि ये असली हैं।
फोटो में वो बात नहीं आती। जिया ने समझाया, उम्र में छोटी थी लेकिन उसके शब्द हमेशा गहरे और समझदारी से भरे होते थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और जिया अपने ख्यालों से बाहर आई। अंदर आने वाला कोई और नहीं बल्कि सौर्य प्रताप था। उसके लंबे लंबे कदम कमरे में गूंजते हुए सीधे जिया तक पहुंचे। जिया ने सिर उठाया और पहली बार उसे इतने पास से देखा। उसकी गहरी आंखें सीधे उसी पर टिकी हुई थी, जैसे उसे पढ़ लेना चाहती हूँ। रिया कहाँ है? उसका पहला सवाल था। जिया का दिल वहीं थम गया। उसे लगा था कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पर यह शुरुआत ही इतनी मुश्किल होगी उसने सोचा भी नहीं था। कुछ पूछ रहा हूँ आपसे मिस जिया। शौर्या का लहजा अब सख्त हो चुका था। आंटी के पास। जिया घबरा गई। क्यों? उसका स्वर और तीखा हो गया। उन्होंने कहा कि आज रात क्या? वह बहुएं सिकोड़ता हुआ एक कदम और आगे बढ़ा। जिया डरकर पीछे सरक गई। उसकी निगाहें ऐसी थीं कि जैसे उसके मन के अंदर झांक रही हो। क्या समझ रही हो तुम? क्या होगा आज रात? वह जिस अंदाज में पूछ रहा था उसमें गुस्सा भी था और कोई अनकही बेचैनी भी। जिया के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। उसका जी सचमुच चाहा कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। अब वह सीधे शब्दों में उस पे तंज कसने लगा तो जिया की आंखों में आंसू भर आए। मेरे सामने आंसू बहाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इस हवेली में रिया के लिए आई हैं। बेहतर है उसी पर ध्यान रखें। दिल दिमाग में किसी भी तरह की फालतू उम्मीदें पालने की जरूरत नहीं। वह उसे बुरी तरह डांट गया। जिया ने हल्की पर सख्त आवाज में कहा, आप आंटी से कह दीजिए कि मुझे रिया को दे दें। मुझे भी पता है कि मुझे रिया की माँ की हैसियत से यहाँ लाया गया है। इससे ज्यादा मैं कुछ चाह भी नहीं सकती। जिसे सौर्य प्रताप एक आम सी लड़की समझ रहा था, उसके लबों से निकले हुए ये शब्द सुनकर वह एक पल को ठहर गया। जुबान तो तेज चल रही है। खैर, मुझे रिया की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अपनी घड़ी उतार कर टेबल पर रखते हुए वह उसे नजरअंदाज करने लगा तो जिया गहरी सांस लेकर ड्रेसिंग की तरफ बढ़ गई, जहां उसके लिए सब कुछ नया था। हर चीज उसके लिए अनजानी थी, लेकिन वहां पूनम के कपड़े भी रखे थे। जिया और पूनम की हाइट में फर्क था, फिजिक भी बिल्कुल अलग थी। वह सोच में पड़ गई कि कौन सी ड्रेस पहने। आखिरकार उसने पूनम का ही एक सूट निकाला और पहनकर देखने लगी। सौर्य एक बॉक्स खोले खड़ा था। बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये शब्द अचानक उसके दिमाग में गूंज उठे। वो रात जब शादी की पहली रात दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। पूनम शर्मा गई थी। सौर्य प्रताप ने उसका घूंघट उठाते हुए मुंह दिखाई में उसे एक खानदानी ज्वेलरी सेट के साथ एक डायमंड नेकलेस दिया था। वही नेकलेस जिसे उसने अपनी पसंद से सिर्फ उसके लिए खरीदा था, और आज वही नेकलेस उसके हाथ में लौटकर आ गया था। उसे देखते ही वह अंदर से टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पूनम की यादों से कैसे बाहर निकाले। जिया को उसका हक वह दे नहीं पा रहा था। कैसे दे देता? पूनम ही उसका सब कुछ थी। कितने सपने देखे थे दोनों ने मिलकर अपनी बेटी रिया के लिए, अपने घर के लिए। सब कुछ बिखर कर रह गया। मौत किसी को आगाह करके नहीं आती। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। मुझे बता दें मैं कहाँ लेटूं? अचानक पीछे से आवाज आई तो वह जैसे होश में लौटा और सेट का डिब्बा बंद कर जिया की तरफ मुड़ा। आज यहीं इस कमरे में सो जाना, कल से रिया के कमरे में सो जाना। वह बिना उसकी तरफ ठीक से देखे सिर्फ इतना कहकर रुक गया। उसकी आवाज में थकान और उदासी साफ झलक रही थी। जिया की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। उसकी अनोखी ग्रे रंग की आंखें थीं जो रोने पर हरे और हल्के लाल रंग की हो जाती थी और मुस्कुराने पर सुनहरी और हल्की लाल चमक लिए बेहद खूबसूरत दिखती थी। उसकी आंखों का ये बदलता हुआ रंग उसे सबसे अलग और बेहद दिलकश बनाता था, पर यह खूबी बहुत कम ही लोग जानते थे, सिर्फ वही जो उसके बहुत करीब थे। सौर्य प्रताप के कहने पर जिया खामोशी से बिस्तर की एक तरफ बैठ गई, जबकि सौर्य लाइट बंद करके सिर्फ एक हल्की लैंप की रोशनी छोड़ गया और खुद उठकर बालकनी में चला गया। पूनम से जुड़ी यादें उसे बुरी तरह परेशान कर रही थीं। वह एक कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कर लेता है और अचानक तेज बरसात की आवाज ने उसके ख्यालों का सिलसिला तोड़ दिया। फिर भी उसने आंखें नहीं खोली। तभी पीछे से आती हल्की सी मासूम आवाज ने उसे चौंका दिया, लेकिन उसने फिर भी आंखें नहीं खोली।
तो मजबूर होकर जिया उसके बिल्कुल पास आई और उसके बाजू को पकड़कर बोली, अंदर चलिए, बारिश बहुत तेज है, आप पूरा भीग गए हैं, बीमार पड़ जाएंगे। वह उसे कह रही थी जबकि खुद भी बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। सौर्य कुछ पल तक उसे जैसे खोई हुई नजरों से देखता रहा। जिया उसके व्यवहार से घबराकर पीछे हटने लगी। तभी वह अचानक उठकर उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचता हुआ गुस्से से बोला, क्या चाहती हो तुम? क्यों करीब आ रही हो मेरे? दूर रहो वरना। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। छोड़िए, छोड़िए मुझे, जिया खुद को छुड़ाने में जोर लगाते हुए घबराई आवाज में बोली। सौर्य ने उसे झटके से छोड़ दिया और वह फिसलकर बालकनी की रेलिंग से टकराई और सीधा नीचे गिरने लगी। तभी सौर्य प्रताप ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। जिया हवा में लटक रही थी, उसकी कलाई बारिश की तेज बूंदों से फिसल रही थी। जिया की दहशत से भरी चीख फूट पड़ी, लेकिन सौर्य ने दांत भींच कर कहा, डरो मत, गिरने नहीं दूंगा, भरोसा रखो। न जाने वह उसे तसल्ली दे रहा था या खुद को। उसका हाथ लगातार फिसल रहा था, पर सौर्य ने पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचकर अपने गले से लगा लिया। दोनों की धड़कनें तेज थीं। जिया को कुछ पल लगा कि वह गिर जाएगी, पर अगले ही पल सौर्य प्रताप ने उसे बचा लिया था। जबकि सौर्य प्रताप के दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा था कि अगर जिया सच में नीचे गिर जाती तो क्या वह खुद को जिंदगी भर माफ कर पाता। उसने जिया का चेहरा देखते हुए पूछा, तुम ठीक हो? जिया बस घबराई सांसों के साथ उसे देखती रह गई, कोई जवाब नहीं दे सकी। उसके चुप रहने ने शायद सौर्य को और बेचैन कर दिया। तभी वह उसे दोबारा अपने गले से लगा लेता है। यह सब इतना अचानक और बिना सोचे समझे हुआ कि खुद सौर्य समझ नहीं पाया वह ऐसा क्यों कर रहा है। शायद डर गया था, वही जिया जिसने पहली बार किसी मर्द का ऐसा एहसास महसूस किया था। उसकी धड़कनें जैसे सिर तक दौड़ने लगी। कमरे में लौटते ही दोनों ने अपने अपने कपड़े बदल लिए, क्योंकि दोनों ही पूरी तरह भीग चुके थे। कपड़े बदलकर जैसे ही जिया बाहर आई, सौर्य की नजर उसके पहने हुए कपड़ों पर पड़ी तो वह अचानक बोल पड़ा, तुमने पूनम का ड्रेस क्यों पहना? जिया ने शांत होकर कहा, मैंने इससे पहले भी आपकी जान का ड्रेस पहना था, तब आपने ध्यान ही नहीं दिया। सौर्य उसकी बात का मतलब उल्टा निकालते हुए बोला, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें देखूं? उसकी हर बात का गलत मतलब निकालना जिया को चुभ रहा था। जिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे चाहने से क्या होगा? मैं जानती हूँ आप पूनम दीदी से बहुत प्यार करते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर पहली मोहब्बत आसानी से नहीं भुलाई जाती। सौर्य उसकी बात पर हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झटकता हुआ बोला, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दूसरी मोहब्बत करूंगा? उसने फिर जिया की बात को तोड़ मरोड़ कर वही निकाल लिया जो उसे सुनना था। जिया ने उसकी आंखों में देखते हुए बेहद सादगी से कहा, मोहब्बत मोहब्बत ही होती है, लेकिन जिस मोहब्बत के बाद दोबारा मोहब्बत ना हो वही सच्ची मोहब्बत होती है। अगर वो शख्स चला जाए तो उसके बाद जो भी होता है अक्सर वक्त गुजारने जैसा लगता है। जिया के इन शायरी जैसे शब्द सुनकर सौर्य प्रताप उसे घूरता रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जिया क्या कहना चाहती है। क्या यह कि वह उससे मोहब्बत की उम्मीद भी ना रखे, या यह कि अगर उसने उसे चाहा भी तो वह उसके लिए बस गुजारे का रिश्ता समझेगी। पहली मोहब्बत पर तंज कसते हुए सौर्य ने कहा, वाह क्या हौसला है तुम्हारा, हमने तो टूट कर चाहा है, तुम शायद निभा भी ना सको। जिया जो पलटने लगी थी, उसके इस तंज भरे शायरी पर उसके दिल की धड़कन जैसे जोर से उछली और वह एक झटके से उसकी तरफ देखती रह गई। उसकी शायरी में ही जाने अनजाने एक जवाब छुपा था। जिया ने भी बिना झिझक कहा, आप बेफिक्र रहिए, निभाऊंगी, लेकिन रिश्ता रिया के साथ, माँ का रिश्ता, खुद को भूल जाऊंगी, पर रिया के लिए कभी कमी नहीं आने दूंगी। वह पूरे यकीन के साथ बोल रही थी। सौर्य ने गहरी सांस लेकर कहा, आज पहली रात है, कुछ रात गुजरने दो, फिर पूछूंगा। वो भी अपने नाम की तरह ही अड़ियल और तीखे अंदाज का आदमी था। अगले दिन हवेली में छोटा सा स्वागत समारोह रखा गया। जिया ने रिया को अपनी गोद में बिठाकर तैयार किया हुआ था। बहुतों ने तारीफ की और कुछ ने ताने मारे, लेकिन जिया ने किसी की बात को रत्ती भर तवज्जो नहीं दी। उसकी गोद में रिया ऐसे लगी हुई थी जैसे वो सिर्फ उसकी
ही माँ हो। शाम तक सारे मेहमान जा चुके थे। जिया के माता पिता भी उससे मिलकर चले गए। वही उनकी रिश्तेदार भी रुकी हुई थी। शहरी रहन सहन वाली, थोड़ा मॉडर्न बातें करते करते इंग्लिश मिलाना जिनकी आदत थी, लेकिन नाजुक और सादगी भरी जिया ने अपनी शालीनता से उन्हें भी सहज कर लिया। शादी को 1 महीना हो चुका था और जिया ने 1 हफ्ते के अंदर ही रिया की सारी जिम्मेदारी खुद संभाल ली थी। उसका कमरा शौर्य प्रताप के कमरे के साथ ही था। एक दरवाजा बाहर की तरफ खुलता था और दूसरा सीधे शौर्य के कमरे में। जिया रिया के साथ ही सोती थी। कुछ दिनों तक शांति जी ने यह सब चुपचाप देखा। फिर एक दिन जिया को टोका कि उसे शौर्य के साथ ही कमरे में सोना चाहिए। रिया के कमरे में बेबी मॉनिटर भी लगवा दिया गया था। शांति जी नहीं चाहती थी कि जिया सिर्फ रिया की माँ बनकर ही रह जाए और खुद को पत्नी के रूप में पूरी तरह भुला दे। वो जवान और खूबसूरत लड़की थी और शांति जी उसे सिर्फ इसलिए बहू बनाकर इस घर में नहीं लाई थी कि वह रिया की माँ का फर्ज निभा सके। उन्होंने साफ शब्दों में जिया से कहा था कि वह शौर्य को थोड़ा वक्त दे। वह उसका पति है, उसके करीब जाए। भले शौर्य बाहर से सख्त दिखता है लेकिन दिल से बहुत नरम इंसान है। पहली पत्नी पूनम की मौत के बाद वह बुरी तरह टूट गया है। थोड़ा वक्त दोगी तो खुद तुम्हारी तरफ खिंच आएगा। बस तुम उससे दूरी मत बनाना। पर जिया उन्हें क्या बताती कि उनके बेटे का ही आदेश था कि वह सिर्फ रिया के साथ रहे और उसी के कमरे में सोए। जिया वैसे तो बहुत साफ साफ बोलने वाली लड़की थी, हर बात खुलकर कहने वाली, लेकिन यहाँ उसने शर्म और लिहाज में चुप्पी चुन ली। उसे अपनी सास से यह सब बताना ठीक नहीं लगा, इसीलिए वह खामोशी से सिर झुकाए उनकी बात सुनती रही। अब वही जिया हर रात शौर्य के कमरे से अंदर के दरवाजे का इस्तेमाल करके रिया वाले कमरे में लौट जाती थी ताकि शांति जी को लगता रहे कि वह पति वाले कमरे में ही सोती है। रात को वह रिया को फीडर देकर दूध हजम करा रही थी कि अचानक रिया ने उल्टी कर दी। सारा दूध बाहर आ गया। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ? जिया के हाथ पैर फूल गए, लेकिन रिया फिर उल्टी किए जा रही थी। जिया को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। शौर्य शौर्य, उसने जोर से पुकारा। उसे लगा शायद वह आसपास ही होगा, क्योंकि जब भी शौर्य आता था एक नज़र अपनी बेटी पर जरूर डालता था। सोई होती तो माथे पर हल्का सा सहलाकर चला जाता, जागी होती तो बस खामोश होकर देख लेता। लेकिन बेटी की देखभाल में जिया की एक छोटी सी लापरवाही भी वह बर्दाश्त नहीं करता था। जिया भी घबरा कर रोने लगी। रिया को गोद में उठाए वह अंदर वाला दरवाजा खोलकर शौर्य को पुकारने लगी। शौर्य अभी अभी शॉल लेकर कमरे से बाहर निकला था। जिया की घबराई हुई आवाज सुनते ही वो फौरन उसकी तरफ मुड़ा। क्या हुआ? जिया लगभग कांपते हुए बोली। देखिए रिया को क्या हो गया है, आंखें नहीं खुल रही और यह लगातार उल्टी कर रही है। वह रिया को उसकी तरफ बढ़ा चुकी थी। कंधे और कपड़े सब खराब हो चुके थे, रिया के भी जिया के भी, लेकिन जिया को अपनी हालत की कोई परवाह नहीं थी। उसकी बेचैन निगाहें रिया पर टिकी हुई थी। रिया को वह अपनी गोद में भर चुका था, जिसकी आंखें बंद थीं। इसे क्या हुआ है? जिया रो पड़ी। 1 मिनट, शौर्य प्रताप जिया से इतना कहकर रिया के ऊपर वाले कपड़े उतारकर एक तरफ कर गया। इसके साफ कपड़े लेकर आओ, उसने साफ साफ हुक्म दिया और जिया फौरन जल्दी से उसके कपड़े ले आई। शौर्य खुद रिया को कपड़े पहना रहा था, जो उसके लिए आसान नहीं हो रहा था। दे, मैं पहना दूं, अपनी हालत देखो, जाओ बदल कर आओ। जिया ने टोकने की कोशिश की तो वह बस एक नज़र उसकी तरफ डालकर होंठ भींच गया। रिया को सीने से लगाए वह उसके सीने में धड़कनें चेक कर रहा था, जो बिल्कुल ठीक थी। उल्टी करने से वह थोड़ी थक गई थी, इसीलिए आंखें नहीं खोल रही थी। पिता की गोद की गर्माहट में रिया जरा सी कसमसाई तो शौर्य के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? जिया अभी भी वहीं खड़ी माथे पर परेशानी के बल डालकर रिया को देख रही थी। क्या पिलाया था इसे? कौन सा दूध दे रही हो? जो डॉक्टर ने कहा था, शांति जी ने भी यही बताया था। अच्छा, अभी ठीक है ना? इसे यहीं मेरे पास रहने दो, सुबह डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, शायद दूध बदलवाना पड़े। वह अपनी बेटी को सीने से लगाए कमरे में चक्कर लगा रहा था। उसकी बात पर जिया एक पल को वहीं ठिठक गई। क्या हुआ?
ऐसे क्यों खड़ी हो? वह उसकी तरफ पलटकर पूछता है। मैं बस एक नज़र इसे देख लूं, रिया ठीक है ना जाने क्यों आज इसे लेकर बहुत परेशान हो रही हूँ। जिया, जाओ जाकर बदल लो कपड़े। इस बार उसकी आवाज में हल्की सख्ती थी तो जिया चुपचाप पलटकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई, लेकिन वहां पहुंचकर वह ठिठक गई। पूनम के सारे कपड़े गायब थे। पिछले 1 महीने से वही कपड़े वह पहन रही थी। किसी ने भी उसे उल्टा सीधा नहीं कहा था, पर आज अचानक वहां पूनम की कोई चीज नहीं दिख रही थी। उसकी नज़र उन नए कपड़ों पर गई जो एक से बढ़कर एक थे और बिल्कुल उसके ही साइज के थे। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। इस पूरे 1 महीने में उसने कभी किसी भी नए कपड़े को हाथ भी नहीं लगाया था। वो पूनम की हर चीज बहुत हक से इस्तेमाल करती थी, पर इस वक्त वह शौर्य प्रताप से कोई सवाल जवाब करने की हालत में नहीं थी। इसीलिए खामोशी से उन नए ड्रेसेस में से एक निकाला और बाथरूम का कुंडी बंद करके अंदर चली गई। शावर लेकर जब बाहर आई तो निखरी हुई गीले बाल एक तरफ किए हुए थी। आगे बढ़कर उसने शौर्य की बाहों से रिया को लेने की कोशिश की। जब तक रिया उसकी गोद में ना हो उसे चैन कहाँ मिलता था। उसे देखते ही और उसकी हालत ठीक लगते ही जिया ने गहरी सांस ली। मैं इसे कमरे में ले जाती हूँ। शौर्य प्रताप से नजरें मिलाए बिना ही वह धीमी आवाज में बोली तो उसने तुरंत टोका, नहीं यहीं रहने दो, उसे बिस्तर पर लिटा दो। वह खुद अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोल पड़ा, लेकिन अगर ये रात को जाग गई तो आपको परेशान करेगी। जिया घबराई हुई सी बोली, तुम किस मर्ज की दवा हो? वह उसकी तरफ पलटकर भौंवे उठाते हुए पूछ रहा था। उसकी इस बात पर जिया गुमसुम सी होकर उसे देखती रह गई। यहीं सो जाओ, बेड काफी बड़ा है, वह सीधे साधे अंदाज में कहकर रुका, क्योंकि जैसे ही उसकी ग्रे आंखें जिया से टकराईं उसके दिल की धड़कन जैसे एक पल को लड़खड़ा गई। ना जाने क्यों उसे लगता था कि जिया की आंखों में कोई अजीब सी खिंचाव है जो उसे अपनी तरफ खींच लेती है, और शौर्य को अक्सर लगता था कि एक दिन कहीं वह खुद ही बहक ना जाए। वह सिर्फ 18 साल की लड़की अपनी मासूम आंखों से 30 साल के उस परिपक्व आदमी का सारा सख्तपन तोड़ देने की ताकत रखती थी। आप अब सीरियस हैं? जिया के पूछते ही शौर्य प्रताप भौंवे सिकोड़कर उसे देखने लगा। इसमें मजाक वाली कौन सी बात है? रिया मेरी बेटी है, उसका हक है मुझ पर, इस कमरे पर, यहाँ की हर चीज पर। वह उसके पास आते हुए हर शब्द पर जोर देकर बोला, हाँ लेकिन जिया का नहीं। जिया तो सिर्फ एक आया है। वह नजरें झुका गई पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। सो जाओ, रात काफी हो गई है। वह रैक की तरफ गया, एक किताब निकाली और सोफे पर बैठ गया। जिया ने रिया को सावधानी से बीच में लिटाया और खुद दूसरी तरफ लेट गई, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी नींद नहीं थी। लेटे लेटे उसकी नजर रिया पर से भटक कर सामने बैठे शख्स पर जा टिकती जो गहरी तल्लीनता से किताब पढ़ रहा था। धीरे धीरे वह उसके चेहरे के नयन नक्श को देखने लगी। उसकी बहन पूनम अपने पति की बहुत तारीफ किया करती थी। जिया ने शादी से पहले कभी शौर्य प्रताप से सीधी बातचीत नहीं की थी। वह उसकी बहन का पति था और उनके घर में खुलकर पुरुषों से बात करना ठीक नहीं माना जाता था। पूनम की बातें सुनकर कई बार उसका मन करता कि वह भी एक बार उनके चेहरे को ध्यान से देखे, और आज वह पहली बार हक से उसे देख रही थी। उसकी निगाहों की गर्माहट जब उस पर पड़ी तो वह चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। जिया एक झटके में आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगी, लेकिन शौर्य प्रताप जैसा तेज आदमी किसी की ये चोरी कैसे न पकड़ता। बेइंतहा हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। वह अब किताब पढ़ने की बजाय बिस्तर पर लेटी उन दोनों को ही देखने लगा जो पूरे आराम से उसके बिस्तर पर फैले हुए थे। ये दिन भी देखना था। उसने किताब बंद की और सोफे की टेक से सिर टिकाकर गहरी सांस ली। पूनम तुम तो चली गई, लेकिन अपनी जगह 2 जिंदगियां मेरी जिंदगी में छोड़ गईं। ना जाने यह जिम्मेदारी मैं निभा पाऊंगा या नहीं। यह सोचते सोचते शौर्य प्रताप ने आंखें मीच ली और कब नींद उन्हें अपनी गोद में ले गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। जिया ने धीरे से आंख खोली और कनखियों से उसकी तरफ देखा। वह सो चुका था।
कमरे में हल्की सी मंद रोशनी जल रही थी और लैंप की रोशनी में उसके चेहरे का आधा हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जिया की नज़र उस पर टिक गई। दोनों ही एक दूसरे की तरफ अनजाने में खिंच रहे थे, लेकिन दोनों ही इस बात को मानने और स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। कहते हैं ना, आदतें मोहब्बतों से ज़्यादा खतरनाक होती हैं और उनके बीच चाहे मोहब्बत कभी पनपे या ना पनपे, लेकिन एक दूसरे की आदत जरूर पड़ने वाली थी, वह भी बुरी तरह। आंटी देखिए, रिया मुस्कुरा रही है। जिया ने 6 महीने की रिया को शांति जी के सामने करते हुए चहक कर कहा। शांति जी भी मुस्कुरा दी। पिछले 5 महीनों में जिया ने अपने अच्छे व्यवहार, मीठी बोली और सबकी इज्जत करने के तरीके से पूरे घर में अपने लिए जगह बना ली थी। बोलो मम्मा, वह रिया को सिखा रही थी। रिया उसके चेहरे को अपने नन्हे हाथों से पकड़कर बस हूँ हूँ जैसी आवाजें निकाल रही थी। जिया खिलखिलाकर हंस दी। कम से कम वह उसके बोलने का जवाब तो दे रही थी। जिया तो अपना सब कुछ उस बच्ची पर निछावर कर चुकी थी। उसकी और रिया की अपनी एक दुनिया बन चुकी थी। सौर प्रताप भी औपचारिक सी बातचीत कर लेते थे, लेकिन पति पत्नी वाली वह नजदीकियां अभी भी उनके बीच नहीं आई थीं। उसी शाम जिया की कजिन नीतू और गरिमा घर आईं और आते ही नीतू ने सबसे पहले सौर्य प्रताप के साथ जरूरत से ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश की। वह रिजर्व और कम बोलने वाला इंसान उसकी इस फालतू वाली फ्रैंकनेस पर अंदर ही अंदर झुलझुला गया। तुम्हारी नीतू को और कोई काम नहीं है क्या, जो मेरे आसपास ही मंडराती रहती है? वह गुस्सा रोकते हुए जिया से बोला तो जिया हैरानी से आंखें फैलाकर उसे देखने लगी। इतनी अनजान नजरों से मत देखो, बेहतर होगा कि उसे अपनी ही भाषा में साफ साफ समझा दो। आइंदा मेरे आसपास घूमने की जरूरत नहीं, और अगर मैंने उसे समझाया तो बाद में यही मशहूर होगा कि सौर्य प्रताप अपनी बीवी के रिश्तेदारों की इज्जत नहीं करता। सौर्य थोड़ा चिढ़कर बोला, मैं समझा दूंगी उसे। जिया ने तुरंत छोटा सा जवाब दिया, इट्स बेटर। वह मुंह बनाता हुआ बाथरूम में चला गया। तभी नीतू कमरे में आ गई। अरे जीजू कहाँ हैं? उनके लिए जूस लेकर आई हूँ। उसके हाथ में जूस का गिलास था। क्यों, कोई काम है? जिया का लहजा साफ तौर पर बदला हुआ था। वह नीतू की हरकतों को अब तक नजरअंदाज करती आ रही थी, लेकिन अब और बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। यार, थके हारे आए होंगे, सोचा बना दूं। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? छोड़ो, नौकरानी है, वो दे देगी, नीतू ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। जिया की बात सुनकर नीतू का चेहरा लाल पड़ गया। नौकरानी? जिया, तुम्हें क्या पता, कुछ काम नौकरानियों के नहीं होते, कुछ चीजें खुद करनी चाहिए, दिल में जगह ऐसे नहीं बनती। नीतू उसे समझाते हुए बोली, तो तुम कौन सी जगह बनाना चाहती हो? जिया ने माथे पर बल डालकर पूछा। अरे मुझे क्या जरूरत है किसी जगह की, नीतू ने घबराकर कहा और नजरें चुरा ली। जगह बनाने की? मैं नीतू हूँ, मुझे कोई जगह बनाने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद लोगों के दिल में जगह बन जाती है। ठीक है, यहाँ रख दो ये जूस, वो बाहर आते हैं तो क्या वो सावर ले रहे हैं? अचानक से नीतू ने बात काट दी। जिया को उसकी बातें आज बहुत गुस्सा दिला रही थी। उसने सौर्य प्रताप के लिए एक प्यारा सा ड्रेस निकाला। वैसे तो उन पर हर रंग अच्छा लगता है, लेकिन आज वो ब्लू रंग पहन ले तो और भी अच्छा लगेगा। 1 मिनट, मैं निकाल देती हूँ, वो कहते ही अलमारी की तरफ बढ़ गई। इतने में सौर्य प्रताप बाथरूम से बाहर निकले। वो सफेद लोअर और काले रंग की सैंडो में थे, बालों को तौलिए से सुखाते हुए। उनकी शानदार बॉडी देखकर नीतू अपनी जगह पर जम सी गई। उसकी नजरों की बेबाकी पर सौर्य प्रताप ने गुस्से से जिया की तरफ देखा, जो तुरंत नजरें चुरा गई। ये यहाँ क्या कर रही है? उसकी आवाज में गुस्सा था। जिया ने धीमे से जवाब दिया, जूस लाई थी आपके लिए, वो उसकी तरफ आते हुए बोले, जबकि नीतू एक खूबसूरत ब्लू कमीज हाथ में लिए खड़ी थी और बहुत गहरी नजरों से सौर्य को देख रही थी। सौर्य ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और सीधा जिया की तरफ आया और एक झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने गले से कसकर लगा लिया। एक पल के लिए जिया का दिल डर के मारे उछलकर हलक तक आ गया। सामने ही नीतू खड़ी थी और सौर्य का ये बेबाक अंदाज देखकर उसका चेहरा तमतमा गया। उसकी आंखों के सामने अपनी ही बीवी को ऐसे पकड़े हुए था। सौर्य ने जिया के चेहरे से एक बिखरी लट हटाई और बोला, आज मुझे ब्लैक ड्रेस निकाल दो।
जिया की आवाज हलक में ही दबकर रह गई। नीतू ने गुस्से में सौर्य का ड्रेस सोफे पर पटका और तेज कदमों से कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही सौर्य प्रताप ने जिया को झटके से खुद से दूर किया और दांत भींचते हुए बोला, आइंदा ये मेरे आसपास दिखी तो तुम उसका अंजाम बहुत बुरा भुगतोगी। वो एकदम से ठंडे लहजे में बोला और अलमारी से काले रंग का सूट निकालते हुए ड्रेसिंग में गुम हो गया। उफ, ये मुझे पागल कर देगा। और ये नीतू, इसका तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मक्खियों की तरह मेरे पति के इर्द गिर्द मंडराती रहती है। जिया बड़बड़ाते हुए आखिरकार सौर्य को दिल ही दिल में अपना पति मान ही चुकी थी। आज रिया की पहली सालगिरह थी, जो हवेली में मौजूद सभी लोगों के साथ मिलकर मनाई जा रही थी। जिया के घर वाले भी इस सालगिरह की खुशी का हिस्सा बने थे। तभी किसी ने चुभते हुए अंदाज में कहा, क्या बात है भाई, 1 साल होने को आया, आपकी बहू ने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। शांति जी की नजरें तुरंत जिया पर उठी, जो मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे से पल भर में मुस्कान गायब हो गई। कितनी मुश्किल से सौर्य के साथ उसकी दोस्ती बनी थी, अब इतनी जल्दी नजदीकियों का रिश्ता कैसे बना लेती, वो भी सौर्य की मर्जी के बिना। उसने सिर झुकाकर रिया को प्यार करना शुरू कर दिया और बोली, अभी तो रिया ही छोटी है, इतनी जल्दी क्या है। शांति जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हारी बड़ी बहू तो बहुत जल्दी उम्मीद से हो गई थी, ये वाली नहीं हुई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कोई चेकअप वेकअप करवा लो। वो अपनी तरफ से दबी जुबान में बोलना चाह रही थी, लेकिन आवाज इतनी ऊंची थी कि वहां मौजूद सभी औरतों ने सुन लिया और उधर से आते शौर्य प्रताप ने भी एक एक शब्द साफ सुन लिया। उसके होंठ गुस्से से भींच गए। अब देखो ना भाभी, दूसरी औरत बोली, रिया है तो बेटी, इस इतनी बड़ी हवेली का वारिस भी तो होना चाहिए, बाप का बाजू बनेगा, समझी ना। उनकी बातें कड़वी थी, लेकिन शांति जी के दिल पर सीधी लगी। वो कुछ पल के लिए उदास सी हो गई। उनकी उदासी देखता सौर्य आगे बढ़ा और बोला, इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं आंटी, अगले साल आप इस घर के वारिस की भी सालगिरह मनाती दिखाई देंगी पक्का। उसे आंटी से ज्यादा गुस्सा जिया पर आ रहा था, जो कमरे में तो उससे खूब बहस करती थी, बिना किसी डर के जवाब देती थी, लेकिन यहाँ चुपचाप सिर झुकाकर सबकी बातें सुन रही थी, जैसे बोलने का हक उसका बिल्कुल नहीं। सौर्य प्रताप की बात पर वहां मौजूद सबको जैसे सांप सूंघ गया। वह जिस तरह सबके बीच खड़े होकर बेधड़क बोल रहा था, किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन उसकी बात सीधे शांति जी के दिल को लगी। वो हल्के से मुस्कुराई और सौर्य ने उन्हें अपने गले से लगाते हुए अपनी 1 साल की बेटी रिया की तरफ देखा, जो उसकी बाहों में आने के लिए छटपटा रही थी। सौर्य तुरंत आगे बढ़ा, रिया को उठाया और उसके माथे को सहलाया और उसे सीने से लगा लिया। रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी उसके नन्हे नन्हे होठों से निकला, बा बा। यह अधूरा सा टूटा शब्द सुनकर सौर्य के साथ बाकी सब भी हैरान रह गए। जिया खुशी से झूमती हुई बोली, फिर से बोलो रिया, मेरी जान, फिर से। और रिया फिर से खिलखिलाई, वाह वाह। सौर्य ने हैरानी से जिया को देखा। उसने तो कभी रिया को यह सिखाने की कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन आज उसकी बेटी बोल रही थी और यह पूरा श्रेय केवल जिया को जाता था। उसकी आंखों में अनायास ही आंसू भर आए। हवेली का माहौल पल भर में बदल गया, खुशियों से भरा हुआ। सौर्य और जिया इस वक्त साथ खड़े इतने खूबसूरत लग रहे थे कि जैसे हर नजर उसी पर थम गई हो। शांति जी ने भी दोनों को प्यार से देखा। इस कदर प्यार देखकर जिया बस उन्हें देखती रह गई। अब बस जल्दी से रिया का भाई या बहन आ जाए। शांति जी के हल्के से कहे इन शब्दों ने उसे शर्म से लाल कर दिया। सालगिरह की पार्टी खत्म हो चुकी थी और गरिमा और नीतू भी जा चुके थे। वह रिया को सुलाते हुए उसके पास ही लेट गई, मगर आज सौर्य प्रताप का इरादा कुछ और था। आज उसने पहली बार शिद्दत से महसूस किया था कि जिया को उसका हक न देकर वह उसके साथ बहुत गलत कर चुका है। वह जिस तरह से उससे दूरी बनाए हुए था, आज उन पर उसे खुद शर्म आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि वह जिया का अपराधी है। पूनम का और उसका साथ बस उतने ही दिनों का लिखा था, फिर उसकी कमी की सजा उसने जिया को क्यों दी, यही सवाल उसे आज पागल सा कर रहा था। वह कमरे में लगातार चक्कर लगाए जा रहा था। जिया अभी भी रिया के कमरे में थी।
अक्सर सौर्य रिया को अपने पास सुला लेता और जिया उसी के साथ सौर्य के कमरे में सो जाती, लेकिन कभी भी दोनों इतने करीब नहीं आए कि पति पत्नी का रिश्ता बन सके। आज पहली बार वह सोच रहा था कि वह अपने दाम्पत्य संबंध निभा लेगा, जिया को उसका हक दे देगा। 1 साल से जिया जिस चुप्पी और सहनशीलता से इस घर में रही थी, उसने एक दिन भी रिया की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी थी, बल्कि सगी माँ से भी बढ़कर रिया को चाहा था। सौर्य खुद कई बार रिया से लापरवाह हो जाता, लेकिन जिया ने कभी अपनी थकान, अपनी तकलीफ या अपने मन की हालत को बीच में नहीं आने दिया। वह खुद को भूल सकती थी, पर रिया को नहीं। वह जैसे ही रिया के कमरे की ओर बढ़ा, तभी अचानक कदम रुक गए। उसके भीतर एक अजीब सा डर भर आया। अगर कल को जिया और उसकी संतान हो गई तो क्या तब भी जिया रिया को उतना ही प्यार करेगी जितना आज करती है? यह सोचते ही उसका दिल फिर बागी हो गया। उसके भीतर फिर वही पुराना स्वार्थ जाग उठा। कहीं जिया रिया को नजरअंदाज ना करने लगे, कहीं उसका प्यार बट ना जाए, कहीं रिया अकेली ना पड़ जाए। वह एक बच्चे को जन्म देगी तो स्वाभाविक है कि उसका दिल पहले अपने बच्चे की ओर जाएगा। वह यह सोचकर ही बेचैन हो गया और लगभग घबराकर अपने कदम वापस ले गया। एक बार फिर उसने खुद ही अपने दिल पर ताला डाल दिया। आज भी वह अपनी ही इनसिक्योरिटी का कैदी बन गया। शायद हम सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। उसने भारी मन से फुसफुसाया, आई एम सॉरी जिया, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि तुम रिया को कम प्यार करो। अभी नहीं सही, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम अपनी होने वाली सगी औलाद और मेरी रिया के बीच फर्क करोगी, और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वह गहरी सांस लेकर वापस मुड़ गया और एक बार फिर जिया का हक छीनकर अपनी ही असुरक्षा और खुदगर्जी का सबूत देकर निकल गया। जिया रिया को गोद में लिए प्यार से झुला रही थी। रिया छोटे छोटे कदम रखती खिलखिलाते हुए पूरे कमरे में खुशियां बिखेर रही थी। तभी शांति जी बोली, जिया तुम रिया को तो जान से ज्यादा चाहती हो, लेकिन अपनी होने वाली संतानों के बारे में क्यों नहीं सोचती? जिया मुस्कुराई और बोली, आंटी रिया के होते मुझे और बच्चे की कोई चाह नहीं है। मेरे लिए तो सब कुछ रिया ही है। उसके शब्दों पर तभी दरवाजे पर खड़े सौर्य प्रताप के कदम एकदम थम गए। शांति जी ने धीरे से समझाया, बेटा रिया को भी भाई या बहन मिल जाएगा और तुम और सौर्य भी एक दूसरे के और करीब आ जाओगे। इतने समय से शांति जी इस हवेली में जिया को देख रही थी। इतने महीनों में उन्होंने जिया के चेहरे पर न चमक देखी न कोई उम्मीद, इसीलिए वह बहुत कुछ समझ चुकी थी, पर फिर भी चुप रही। जिया ने रिया को उठाते हुए धीमे से कहा, आंटी रिया है ना हमारी औलाद, मुझे और कोई चाह नहीं है। और सच कहूँ, जब मेरा दिल खुद रिया से ही इतना भरा हुआ है तो मैं और क्या औलाद चाहूँ। और पता नहीं क्यों मुझे रिया के मुकाबले इस घर में कोई और नहीं चाहिए, फिर चाहे वह मेरी अपनी ही औलाद क्यों ना हो। शांति जी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से कहा, बेटा यह खुद के साथ बेइंसाफी है। तुम्हारा नसीब सौर्य प्रताप के साथ जुड़ा है तो इसमें जरूर कोई वजह होगी, और मुझे यकीन है जिस दिन रिया का भाई या बहन आ जाएगा तुम रिया को सबसे ज्यादा चाहोगी, बल्कि रिया का पहले से ज्यादा ख्याल रखोगी। किसी को जानने के लिए पूरी जिंदगी नहीं लगती, सिर्फ एक पल ही काफी होता है। वह उसके गाल पर हल्की थपकी देकर उठ खड़ी हुई। पहले मैंने सोचा सौर्य को समझाऊं, फिर सोचा नहीं तुमसे बात करूं, लेकिन तुम्हारी बातों से लग रहा है कि सौर्य अगर तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ा तो तुमने भी कोई खास कोशिश नहीं की, वरना इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए कोई मर्द अपने ही घर की औरत से दूर नहीं रहता। यह मुमकिन ही नहीं है। गलती सिर्फ उसकी नहीं तुम्हारी भी है। शांति जी के इन सख्त लेकिन सच्चे शब्दों पर जिया का सिर झुक गया और उसकी आंखें भी भर आईं। वो क्या बताती उन्हें कि उनका बेटा सौर्य कितना असुरक्षित महसूस करता है। वह साफ साफ इजहार नहीं करता, लेकिन उसके तौर तरीके बहुत कुछ कह देते हैं। इतना तो वो भी समझ चुकी थी कि सौर्य प्रताप को अभी भी पूनम की यादों ने जकड़ रखा है।
आज भी दोनों के बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी है और यह दीवार तब तक रहेगी जब तक दोनों अपने दिलों के करीब आने की हिम्मत नहीं जुटाते। वो काम निपटा कर कमरे में आई तो सौर्य प्रताप रिया के साथ खेलने में पूरी तरह डूबे हुए थे। दोनों बाप बेटी बिस्तर पर लेटकर खिलखिला कर हंस रहे थे। सौर्य बार बार उसे गुदगुदी कर रहा था और रिया हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी, जबकि उसकी आंखों में नींद साफ झलक रही थी। आओ मेरी जान, मम्मा के पास आओ, नींद आई है। जिया ने उसे बाहों में भरना चाहा, लेकिन सौर्य ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, उसे रहने दो मेरे पास, आज ये मेरे पास ही सोएगी। उसकी बात सुनकर जिया चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में रिया सौर्य के सीने से चिपक कर गहरी नींद में सो गई और जिया भी थक कर वहीं सोफे पर झपकी ले गई थी। आज वह बहुत थकी और बुझी बुझी लग रही थी। सौर्य रिया को बहुत धीरे से उठाकर उसके कमरे में ले गया और उसे उसके बिस्तर पर लिटाकर बेबी मॉनिटर पास में रखकर वह वापस कमरे में आ गया। आज उसका इरादा साफ था, वह अपने दिल की ही करने वाला था, चाहे जो हो जाए। उसने जरा सा झुककर जिया को उठा लिया। अचानक यूं उठाए जाने से जिया की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे वो अचानक हवा में तैर रही हो। घबराकर उसने सौर्य की गर्दन पकड़ ली। सौर्य, ये, वह हल्का सा हकलाते हुए बोली। लेकिन आज सौर्य बिल्कुल ही अलग अंदाज में था। कमरे की हल्की रोशनी में उसका पूरा मासूम अस्तित्व उसे और भी खींच रहा था। आप क्या कर रहे हैं? जिया थोड़ा घबरा गई। घबराने की क्या बात है? सौर्य ने उसके चेहरे को छुआ। आप मेरे इतने करीब कैसे आ सकते हैं सौर्य? आप जानते हैं, जिया हिचकिचाते हुए बोली। मैं जानता हूँ, भले 100 झूठ बोल दूं, लेकिन आपका और मेरा सच नहीं बदलेगा। हमें एक ना एक दिन इन दूरियों को खत्म करना ही होगा। जो जगह रिया की है वो तुम किसी और बच्चे को दे ही नहीं पाओगी, लेकिन मैं जानता हूँ तुम 10 के साथ बराबरी ही करोगी। सौर्य ने नरमी से उसकी तरफ देखते हुए कहा। 10 बच्चे? जिया की सांस अटक गई। सौर्य, मैं 10 बच्चे पैदा नहीं कर सकती। सौर्य अपने हंसने को बड़ी मुश्किल से रोक पाया। इधर देखो मेरी तरफ, मैंने कहा क्या, एक साथ 10 बच्चे पैदा कर दो, लेकिन अकेले 10 बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी थोड़ी है, मेरी भी तो है ना। उसकी शरारतें जिया को और घबरा रही थी। जिया को इस घर में आए 1.5 साल बीत चुके थे और अब वह इतना जान चुकी थी कि सौर्य प्रताप जो भी बोलता था उसे पूरा करके ही मानता था। उसने 10 बच्चे बोल दिया था तो मजाक मजाक में ही सही, पर उसका इरादा जिया को डराने के लिए काफी था। एक ही बच्चा पैदा कर लेना, मैं एडजस्ट कर लूंगा। सौर्य ने हंसते हुए कहा। आपको आपको सच में यकीन है मुझ पर? वह दिल में उठता ख्याल जुबान पर ले आई। तुम्हारे पास आ रहा हूँ जिया, इसका मतलब खुद समझ लो। जिया के बाकी शब्द तो होठों पर ही ठहर गए। इतने महीने की दूरियां जैसे एक पल में घुल गईं। आज वह खुद को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था और ना ही जिया में हिम्मत थी उसके सामने टिकने की। आज वह उसका हो चुका था पूरी तरह। ठीक है, वो जो बिस्तर के हेडबोर्ड से टिककर बैठा था, जिया को अपने पास खींचकर बैठा लिया। जिया की आंखें आधी मुंदी हुई थीं। उसकी हालत देखकर सौर्य थोड़ा परेशान हो गया। वह उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। वह उसे अपने गले से लगाकर उसे संभालने लगा। वह मन ही मन खुद को कोसने लगा। सॉरी यार, उसने उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? सॉरी, मैं ठीक हूँ। जिया उसके कंधे में मुंह छुपाते हुए धीमे से बोली, जिससे सौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सच में ठीक हो ना? वह उसके चेहरे को देखकर मोहब्बत से पूछ रहा था। अगर कोई सौर्य प्रताप को इस हालत में देख लेता तो यकीन ही ना करता कि यही वही आदमी है जो दुनिया के सामने कितना सख्त और गुस्सैल रहता है, लेकिन दिल के करीबियों के लिए उसका लहजा ऐसे ही बदल जाता था और जिया ने उसकी जिंदगी में अपनी जगह खुद बनाई थी। यह बात वह अंदर ही अंदर मानता था। जिया ने हल्का सा सिर हिलाकर आंखें मींच ली। इस बार सॉरी की हंसी खुलकर बाहर आई। जिया शर्माकर खिसियाकर उसके गले से लग गई। जिया, सौर्य ने उसे
और कस के गले लगा लिया, जैसे उसे दुनिया से छुपा लेना चाहता हो। दोनों ही दिल से संतुष्ट थे। अचानक से उन्होंने एक दूसरे को नहीं अपनाया था, लेकिन अब वे एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते थे। वक्त के साथ वे करीब आए, एक दूसरे की अहमियत समझी और दिल में धीरे धीरे एक दूसरे के लिए जज्बात उमड़ते चले गए। जिया तो कब की उसकी हो चुकी थी, बस देर सौर्य ने की थी, पर इतनी देर भी नहीं की कि सब खत्म हो जाता। जिया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने गीले बाल सुखा रही थी, जबकि बिस्तर पर औंधे मुंह लेटा सौर्य गहरी नजरों से उसे देख रहा था। आज पहली बार वह पूरे हक से ड्रेसिंग टेबल पर रखी चीजें इस्तेमाल कर रही थी। उसका वह अपनापन भरा अंदाज देखकर सौर्य के दिल में सुकून की एक नरम सी लहर दौड़ गई। चूड़ियों की खनखनाहट सुनकर वह खुद भी मुस्कुरा रही थी। उसे पता ही नहीं था कि सौर्य जाग चुका है और चुपके से उसे देख रहा है। वह बड़े मजे से मैचिंग ज्वेलरी निकाल रही थी और उसके चेहरे पर खिले हुए रंग देखकर सौर्य तकरीबन ठका सा बैठा रह गया। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, एक रंग जो उसके प्यार का था। वह उठकर कुछ कहने ही वाला था कि रिया के रोने की आवाज सुनते ही जिया फौरन कमरे से बाहर भागी। जिस अंदाज से वह बेटी की तरफ भागी थी, उसे देखते हुए सौर्य का सिर बस हल्के से ना में हिल गया। वह खामोशी से उठा और बाथरूम की तरफ चला गया। शावर के नीचे खड़े होकर पानी को अपने ऊपर गिरते हुए महसूस करता रहा। उसकी आंखें नीचे झुकी थी। रात का हर लम्हा उसकी याद में फिर से घूमने लगा तो दिमाग और दिल पर जिया फिर से गहराई तक छा गई। उसका दिल फिर उसके लिए मचलने लगा। वह खुद भी हैरान था कि उसने 1.5 साल तक कैसे सब्र कर लिया। रात की वह बातें याद आते ही उसका सब्र जैसे खोने लगा था। वो उसके ऊपर छा रही थी। बाथरूम से निकलकर जब सौर्य बाहर आया तो उसने देखा कि जिया बिस्तर पर रिया को सुला रही थी। रिया फीडर मुंह में दबाए आंखें बंद किए दूध पी रही थी और जिया आधी उसके ऊपर झुकी हुई उनींदी सी हालत में उसे अपनी गोद में लगाए लेटी थी। जिया को देखकर सौर्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब तक वह जिया के करीब नहीं आया था, खुद को संभालना आसान लग रहा था। जिया बहुत सलीके और नरमी से रिया को अपने सीने से लगाए उसकी पीठ थपक रही थी, जैसे रोज करती थी। रिया को सुलाते सुलाते वह खुद यह भूल गई थी कि वह कितनी सजी सवरी और अनजाने में ही कितनी दिलकश लग रही थी। वह रिया को धीरे से लिटाकर उसे कंफर्ट देती उठने ही वाली थी कि सौर्य ने अचानक उसका हाथ कस के पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और वह एकदम चौंक कर उसके गले से जा लगी। कुछ कहने से पहले ही उसने सौर्य की आंखों में बस बढ़ती हुई खुमारी की चमक देखी और अपने दिल की धड़कनों को तेज होते महसूस किया। सौर्य प्रताप को फिर से रात वाले रूप में देखते ही जिया के हाथ पर ठंडे पड़ने लगे। रात की उसकी हरकतें वह अभी भूल भी नहीं पाई थी कि अब फिर से उसी ख्याल से ही डर महसूस हो रहा था। लेकिन जिया ने उसका हाथ हटाने की कोशिश तक नहीं की। जिया ने आंखें बंद कर ली। उसने तो सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि सौर्य इस तरह उसका हो जाएगा। इसीलिए जैसे ही वह आगे झुका, जिया उसकी आंखों में देखने लगी, जहां उसे अपने लिए साफ साफ चाहत दिख रही थी और वह उसे नजरअंदाज करने की ताकत बिल्कुल नहीं रखती थी। उसे सच में सब कुछ किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। वह हमेशा यही सोचती आई थी कि सौर्य प्रताप कभी भी उसकी बहन पूनम की यादों से बाहर नहीं आ पाएगा और ना ही किसी और को अपने करीब आने देगा। लेकिन उसने जिया को गलत साबित कर दिया था। दोनों ने एक दूसरे को दिल से अपनाया था, एक दूसरे को अपना हक दिया था और अपने रिश्ते को हर तरह से स्वीकार करके खुद भी सुकून में थे। आंटी, आज शॉपिंग पर नहीं जाते, फिर किसी दिन चलेंगे ना? जिया ने शांति जी से कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूछा, क्या हुआ जिया, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तो जिया का अचानक पीला पड़ता चेहरा देखकर वो भी घबरा गई। पता नहीं आंटी, दिल बहुत घबरा रहा है। जिया और कुछ कह पाती उससे पहले ही वह उठकर कमरे की तरफ चली गई। बाथरूम में पहुंचते ही उसे जोर जोर से उल्टियां होने लगी और वह बुरी तरह बेहाल हो गई। क्या हुआ है जिया, कहाँ है?
सौर्य प्रताप की आवाज पर शांति जी चौंकी। रिया तो दादी की गोद में थी। उन्होंने फौरन बताया, बेटा अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई है, कमरे में गई है। यह सुनते ही सौर्य बिना एक पल लगाए कमरे की तरफ भागा जहां बाथरूम में उसकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। जिया वॉश बेसिन पर झुकी गहरी सांसें ले रही थी, चेहरा पानी से धुला हुआ था। जिया तुम ठीक हो? वह उसके पास गया और उसे अपने गले से लगा लिया। जिया भी सुकून महसूस करने लगी और अपना सिर उसके सीने पर रख लिया। तुम्हारा शरीर तो बिल्कुल ठंडा हो रहा है, वह घबराहट में बोला और उसे उठाकर बाहर लॉन में लाए बिस्तर पर लिटाया। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। वह तुरंत डॉक्टर निधि, जो उनकी फैमिली फ्रेंड भी थी, को कॉल करने लगा। ठीक हो ना? वह उसके पास बैठा चिंतित होकर पूछ रहा था, जबकि जिया ने फिर से आंखें बंद कर उसके ऊपर सिर रख दिया। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने चेकअप करके उन्हें खुशखबरी सुना दी। यह सुनते ही शांति जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। पैरों तले जैसे जमीन ही नहीं बची थी। इतनी बड़ी खुशखबरी उनसे संभाले नहीं संभल रही थी। एक पल को सौर्य प्रताप के दिल में हल्का सा डर और गुमान दोनों एक साथ उठे। खुशी तो बहुत थी, लेकिन रिया को लेकर वह थोड़े असहज हो गए थे। सौर्य, आप खुश नहीं हैं? जिया ने धीरे से पूछा। ऐसा क्यों सोचने लगी? वह हल्की मुस्कान से बोला। जिया ने धीमे सुर में कहा, आपसे एक बात कहना चाहती थी। आप कभी भी रिया को लेकर मुझसे इनसिक्योर मत होना। रिया की जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता। वह बिना कहे उसके मन की बात समझ गई थी। तभी रिया ने अचानक अपना सिर जोर से उसके कंधे पर पटका। सौर्य ने तुरंत रिया को अपनी गोद में ले लिया। सौर्य, जिया घबरा गई। संभल कर जिया, जरा भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। वह रिया को प्यार से थामते हुए बोला। तुम चाहे रिया को जितना भी ऊंचा स्थान देना चाहो, लेकिन मेरी नजर में मेरी सारी संतानें बराबर होंगी। उसके इस प्यार और जिम्मेदारी भरे लहजे ने जिया की आंखें नम कर दी। आगे से रिया के साथ सोते वक्त सावधानी रखना, समझी? जिया बोली। सौर्य, मैं रिया के बिना नहीं रह सकती। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी से नियम कायदों की बेड़ियां पड़ रही हों और रिया से जरा सी दूरी भी वह सहन नहीं कर पाएगी। कुछ दिन बस ध्यान रखना, लापरवाही मत करना। जिया, मैं पहले ही कह रहा हूँ, यह बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। रिया बच्ची है, उसे जैसे सिखाओगी वैसे ढल जाएगी। तुम समझदार हो, इसीलिए कोई गलती मत करना। वह रिया को सीने से लगाए जिया को समझा रहा था। उसकी इस मोहब्बत और उसकी परवाह की गहराई को देखकर जिया अनायास मुस्कुरा दी। कुछ महीने बाद जिया का आखिरी महीना चल रहा था और यह समय उसके लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा था। ऐसे में जिया का मूड भी बहुत उचालू था। वह अपने जीवन के उस चरण में थी जब बच्चे को जन्म देने वाली थी। सौर्य प्रताप हर पल उसके पास था। रिया को वह संभाल रहा था और शांति जी के नियंत्रण में नहीं आने दे रहा था। जिया ने उसे अपनी आदत डाल दी थी कि रिया के लिए उठना बैठना सोना सब जिया के पास ही था। वह अभी भी जिया के पास बैठी थी। जिया मुश्किल से सांस ले रही थी, जबकि रिया उसकी पीठ को छूते हुए बार बार खिलखिला रही थी और जिया बैकग्राउंड से टेक लगाए अपनी बेटी की इन हरकतों पर मुस्कुरा रही थी। अचानक रिया पीछे की ओर लौटते हुए जिया के पेट पर अपनी टांग जोर से मार गई। बाथरूम से निकलते सौर्य प्रताप ने यह देखकर तुरंत ध्यान से उसकी तरफ बढ़कर गुस्सा किया। जिया तड़प उठी, लेकिन उसने रिया को पीछे नहीं झटका। उसका रंग पल भर में बदल गया। सौर्य तेजी से आगे बढ़कर जिया को उठाकर बाहर भागा, जबकि रिया पीछे रोती रह गई। माँ, रिया को देखो, मैं जिया को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। शांति जी ने सौर्य प्रताप को बाहर भागते देख तुरंत कमरे की तरफ दौड़ लगाई, जहाँ रिया रोते हुए माँ बाप की अनदेखी से बेबस थी और जोर जोर से चीख रही थी। हॉस्पिटल पहुँचते ही जिया को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। मेरी वाइफ को जल्दी देखिए। रिलैक्स सर, आप यह फॉर्म भर दें, सब ठीक होगा, डॉक्टर ने फाइल थमाते हुए कहा, जबकि ऑपरेशन जारी रहा। सौर्य प्रताप बाहर चक्कर काटते रहे। मुबारक हो, बेटा हुआ है, डॉक्टर ने बेटा उसकी गोद में देते हुए कहा। जिया कैसी है? डोंट वरी, वह भी ठीक है। सौर्य प्रताप की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। जिया को जब होश आया था
वह लगातार रिया को पूछे जा रही थी। उसे याद था कि सौर प्रताप उसे बाहों में उठाकर हॉस्पिटल लाए थे और रिया कितनी रोई थी। उसे अब अपने बेटे से ज्यादा अपनी बेटी रिया चाहिए थी। शांति जी ने फोन पर उसकी तसल्ली भी करवा दी थी। वह खुद किसी को हवेली में रिया के पास नहीं आने दे रही थी। रिया को सोता देखकर वह धीमे से मुस्कुरा दी। सौर्य बोला, रोए तो इसे मेरे पास ले आना। उसने धीमे से कहा, तुम इसकी फिक्र मत करो, मेरे पोते का ख्याल रखो। शांति जी ने प्यार से कहा तो सौर्य प्रताप ने सिर हिलाया। सौर्य प्रताप ने अपने बेटे को जिया के पास लाया। जिया ने उसे गले लगाया। बेटा हूबहू जिया की तरह लग रहा था। आउच, क्या हुआ? वह एकदम रुकी। थोड़ी स्टेचेस में दर्द महसूस हुआ जो पीछे सर तक फैल गया। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? अरे नहीं, यह तो होता रहेगा। अब मुझे बेटे को दो। जिया ने अपने बेटे को प्यार से गले से लगाया। वक्त बदल रहा था। दोनों ने बेटे का नाम रजत रखा। हवेली में बेटे रजत के आने से खूब रौनक हो गई थी। छोटे नन्हे रजत को देखकर रिया की तवज्जो भी उनकी तरफ चली गई थी। रिया अब जिया और सौर्य प्रताप से ज्यादा अपने भाई की तरफ लगी थी। कभी उन्हें सताती, कभी प्यार करती। सब कुछ संभल गया था, लेकिन कुछ था जिसके बदलने का डर था पर नहीं बदला था। जिया का प्यार जो अपनी रिया से बेहिसाब था। क्या गिन रहे हैं? उसने उंगलियों का हिसाब करते हुए पूछा। सोच रहा हूँ इसी स्पीड से चले तो कुछ साल में 10 बच्चे पूरे हो जाएंगे। वह बहुत संजीदगी से बोला, जिससे जिया की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। सौर्य प्रताप ने जोर से हंसते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। 1 साल बाद हवेली में रजत के जन्मदिन का फंक्शन धूमधाम से रखा गया और उस फंक्शन में वह आंटी भी आई जिन्होंने रिया के फंक्शन पर जिया को ताने मारे थे। उन आंटी ने रजत को देखते ही जिया से कहा कि चलो, शुक्र है बहू, तुमने इतनी बड़ी हवेली को एक बारिश तो दे दिया। आंटी की यह बात सुनते ही जिया ने अपने मन में तय कर लिया कि वह आज उन्हें उनकी बातों का जवाब जरूर देगी। जिया तुरंत तेज आवाज में बोली, आंटी जी, हमारी नज़र में दोनों ही बच्चे बराबर हैं और दोनों ही इस हवेली के वारिस हैं, क्योंकि दोनों ही हमारी संतान हैं। अगर रजत इस हवेली का चिराग है तो रिया इस हवेली की रोशनी है। और सौर्य मुस्कुराती निगाहों से जिया को देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था कि पिछली बार की तरह इस बार जिया ने चुप्पी नहीं चुनी बल्कि जवाब देना उचित समझा। सौर्य बोला, जिया बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं अपने बेटे और बेटी दोनों को बराबरी की नज़रों से देखता हूँ और मेरी जो भी पैतृक संपत्ति होगी उस पर दोनों का बराबरी का अधिकार होगा। मैं सौर्य प्रताप आज से यह नियम बनाता हूँ कि इस हवेली में आगे जन्मे हर बच्चे का इस हवेली की पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो, दोनों ही इस हवेली के वारिस होंगे और यह नियम सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे बच्चे भी फॉलो करेंगे। सौर्य और जिया की इन बातों से वहां मौजूद वह लोग जो भेदभाव की सोच नहीं रखते थे तालियां बजाने लगे और वह आंटी जो ताने मार रही थी नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। शांति जी बोली, मुझे अपने बेटे और बहू दोनों पर गर्व है। एक बार फिर से हवेली खुशियों से जगमगा उठी और सौर्य और जिया का खुशहाल जीवन आगे बढ़ चला। आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं, सभी पात्र पूर्णतः काल्पनिक हैं। उनका किसी व्यक्ति या घटना से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।